विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। श्रोता मित्रों नमस्कार। आज हम ले आए हैं बात। जी, बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं। ये हास्य व्यंग्य कार्यक्रम है और आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की भेंट है। विविध भारती से इसका प्रसारण हुआ था वर्ष 1977 में। आइए सुनते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हम सब एक ही जुबान में बोलने के लिए आपके सामने हाजिर हैं, जो न उर्दू है और न हिंदी। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हंसें। अगर आप नहीं हंसेंगे तब भी प्रोग्राम खराब नहीं होगा, क्योंकि रेडियो वाले हंसी बाद में जोड़ ही लेंगे। अब मैं अपने दोस्त अहमद जमाल पाशा से आग्रह करूंगा कि वो आपको अपनी एक रचना सुनाएं। आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपना चश्मा बदल लिया है। वैसे वो जिंदगी को बहुत ही रंगीन देखने के आदी हैं, लेकिन आपके सामने जैसी पेश करें आप देखिए। बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं, यानी खैर से मैं कुछ घर घुसना और शर्मीला वाक़ई हुआ हूँ। मुलाकातियों से मुझे उलझन और लंबी चौड़ी बातों से वहशत होती है, जिसका मतलब ये लिया जाता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ और मगरूर हूँ। लेकिन मैं बिला किसी मतलब की परवाह किए बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर तक अपने को महदूद रखता हूँ। दफ्तर में इसलिए सर नहीं उठाता कि बेभाव की पड़ जाएं, बल्कि कोई मुलाकाती गले न पड़ जाए। इसलिए एहतियातन घर में बाहर से ताला लगाकर पिछवाड़े से दाखिल होता हूँ कि आने वाला आउट की तख्ती और ताला देखकर बाहरी से आउट हो जाए, मगर फिर भी वो पिछवाड़े ही से कैच कर लेता है। मेरा सर झुका रहता है, ताला बंद रहता है, मगर घेरने वालों का सिलसिला ख्याल की रफ्तार से जारी रहता है। मैं पढ़ने में बेहद अड़ियल था, सिर्फ नावल पढ़ता था। हर साल फेल होने के बाद प्रिंसिपल साहब हाथ जोड़ते कि भैया अब मैं उनके कॉलेज को माफ़ कर दूं। मेरे जैसे लड़कों की वजह से कॉलेज की एट तक बंद हो सकती है। पढ़ना, फेल होना और माफ़ करना जारी रहने के बावजूद शायद ही कोई कॉलेज ऐसा बचा हो जिसका रिजल्ट मैंने फेल न किया हो। बदकिस्मती देखिए, मेरे साथ बेशुमार पढ़ने वाले समाज की ऊंची ऊंची कुर्सियां घेरे हुए हैं। मुझे सबके कारनामे ज़बानी याद हैं और कभी न कभी कहीं न कहीं मेरे मुंह से निकल ही जाते हैं। मेरे सर पर कोई सींग नहीं कि लोग मुझे देखने आए। इसके बावजूद सुबह से मेरा दरबार लगने लगता है, वो भी इस शान से कि दूध वाली के लिए दरवाज़ा खोला गया और 2-4 आदमी अंदर। बच्चे स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो घर में कुछ और आदमी दाखिल हो गए। नौकर सौदा तरकारी लेने निकला तो कुछ और चले आए। आने वालों में किसी को रिश्वत लेते पकड़ लिया गया था। अब वो चाहता है कि अगर मैं उसके सबसे बड़े अफसर से झूठो भी कह दूं, अरे भाई ये अपना आदमी है, तो वो खट से बहाल हो जाएगा। किसी की लड़की की शादी इसलिए रुकी हुई है कि होने वाला दामाद अभी तक बेकार है। इसको नौकरी दिलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे मेहरबान लड़की के हाथ पीले करते ही तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे। इनका काम न करने का ये मतलब हुआ कि एक तरफ तो एक नया घर न बस पाए, दूसरी तरफ इनकी यात्रा में देर का पाप भुगते हैं। किसी को मकान की ज़रूरत है, अगर मैं चाहूँ तो खट से अलर्ट हो जाए। किसी का जीना उसके पड़ोसी ने हराम कर दिया है, अगर मैं पुलिस से उसके होश ठिकाने लगवा दूं तो वो मोहल्ला छोड़कर भाग जाएगा और जिंदगी हलाल हो सकेगी। किसी की लड़की का एक कुत्ता पीछा करता है और किसी भी वक्त काट सकता है। मैं कुत्ते को समझा दूं
कि बेटा लड़कियों के पीछे भागना बहुत बुरी बात है, इस तरह बिला इज्जत का ख्याल किए नहीं भागा करते। अगर तुमने लड़की को काटने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नगर महापालिका की कुत्ता गाड़ी में बंद करवा के चलता कर दूंगा। किसी को परेशानी है कि फला अखबार उसकी गलत खबरें नहीं छापता जो सही से कहीं जोरदार होती हैं, मैं उसे डांट पिला दूं तो इनका कारोबार चमक उठे। कोई चाहता है कि मैं उसके 2 नंबर के धन की तरफ पकड़ धकड़ करने वाले इसलिए रुख न करें कि ये उसके गाढ़े पसीने की कमाई है। अगर मैं मना कर दूं तो न इनका हाल पतला होगा न पसीना। मेरी बीवी को ये भीड़ भाड़ सख्त नापसंद है। उसे हैरत है कि जिस आदमी से चने की दाल मंगाओ तो मूंग की उठा लाए, फरमाइश लिफाफे की हो तो तार का फार्म लिए घर में घुसे, जिसे मालिक मकान हमेशा घर से निकालने की धमकी देकर किराया बढ़ाता रहता हो, जो मोल तोल की काबिलियत न होने की वजह से कौड़ियों का माल अशरफियों में लाकर घर का बजट फेल करता रहता हो, दफ्तर में जिसकी बड़े साहब की बेजा घुड़क तक पे घिग्गी बन जाती हो, वो हर रोज के हाथन ताइयों के 7 सवाल कैसे पूरे कर सकता है। मेरी बीवी इसके बावजूद खामोश रहती है। खामोशी पेटीकोट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट कोई भी हो, हमेशा सबसे अच्छी पॉलिसी खामोशी होती है। हुकूमत में रहने के लिए सोचना समझना और खामोश रहना जरूरी है। घर की हुकूमत की खामोशी की वजह यह है कि आने वालों का घर के बजट पर बहुत खुशगवार असर पड़ता है, बड़ी राहत मिलती है, कोई खाली हाथ नहीं आता। अगर आया भी तो काम हो जाने पर हाथ भर जाएगा, आने वाला आते ही शुरू हो जाता है। साहब लड़का मुकाबले के इम्तिहान में आ गया, इंटरव्यू में भी आ गया तो समझ लीजिए मार लिया इसने पाला, बस अब नागर जी के हाथ में है। मैंने बात काटते हुए कहा अच्छा नागर जी ठीक है कह दूंगा, जाइए समझिए इंटरव्यू में तो वो आ ही गया। उसके जाने के बाद बीवी पूछती है समझे भी कौन नागर जी? नागर जी अपना तो काम नहीं कर पाते, नाप तोल कर तो नंबर देते हैं, अब ऐसे भी नहीं कि आपके कहने से इंटरव्यू में फेवर करें। और मैं हैरत से पूछता हूँ कौन नागर जी? लो और सुनो, मैंने आज तक किसी के लिए कुछ किया है? फिर तुम नागर जी की रट क्यों लगाए हो? मेरा मतलब समझकर वो खामोश हो जाती है। इतने में खाट बिने के साथ घर में एक साहब दाखिल होते हैं। मैं गौर करता हूँ कि इनमें कौन साहब है और कौन खट बिने। वो कहते हैं जी वो दफ्तर से टूर पे गया था, फर्स्ट का किराया मिला था, भीड़ बहुत थी, जल्दी में मजबूरन सेकंड का टिकट लेना पड़ा, मामला पकड़ गया, मुअत्तल हूँ। अगर मंत्री जी चाहे तो माफ कर दें, वरना इस फर्स्ट और सेकंड के झगड़े में बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। मैं पूछता हूँ कौन है आजकल? जी वो सक्सेना साहब। अरे वो सक्सेना अपना पुराना क्लास फेलो, जाओ कह दूंगा। फिर मैं उस वक्त तक खामोशी से उसकी सुनता रहता हूँ जब तक कि वो मेरे रोब से चुप होकर चलता नहीं बनता। दफ्तर में अभी पहली चाय भी नहीं खत्म कर पाता कि कोई ना कोई नाजिल हो जाता है। पहली चाय पर मैंने इसलिए जोर दिया कि जब तक 2-4 दौर चाय के न चल जाएं, एक आध राउंड लगाकर दफ्तर की खैरियत और सियासत न मालूम कर ली जाए, एक आध फेरा सड़क पर भरोसे की पान की दुकान का न लगा लिया जाए, काम शुरू करते अच्छा नहीं लगता, न मूड बनता है कम से कम लंच तक। मुलाकाती बिला इसकी परवाह किए कि मैंने सलाम का जवाब दिया है या नहीं, बस आते ही शुरू हो जाता है साहब पासपोर्ट फंसा हुआ, आप हुक्म कर दें। मैं बिला सर उठाए कहता हूँ जाइए मिल जाएगा, और वो दुआएं देता चला जाता है। कसम ले लीजिए जो ये तक मालूम हो कि पासपोर्ट का दफ्तर कहाँ है। इतने में एक बड़े मियाँ अपने पोते की उंगली पकड़े हुए दाखिल होते हैं, फरमाते हैं भाई तुम्हारे पोते ने इंटर का इम्तिहान दिया है, हिसाब में कच्चा है, कापी मिस्टर खान के पास फपून गई है, ये रहा इसका रोल नंबर, आप लिख दें तो इसकी फर्स्ट क्लास पक्की हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आज ही उसे लिख दूंगा, अपना तो पुराना क्लास फेलो है। बड़े मियाँ दुआएं देते हुए चले जाते हैं, बस अब काम शुरू ही करने वाला होता हूँ कि एक टपक पड़ते हैं, जी वो जू का ठेका दिला दीजिए। मैं हैरत से उन्हें देखता हूँ कि क्या ये मैं फैमिली के जू में रहना चाहते हैं, या सिवाय इनके अजायब घर पे किसी और का हक ही न रहे। मगर वो बड़ी गंभीरता से कहते हैं जानवरों के लिए जानवरों की सप्लाई का टेंडर भरा है, मगर जू में तो चतुर्वेदी साहब की चलती है। जानवरों का पेट भरने के बहाने अगर अपनी भी परवरिश हो जाए तो क्या हर्ज है। और मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ वो चतुर्वेदी अपना पुराना क्लास फेलो, कह दूंगा जाओ। और वो अपना कार्ड देकर जानवरों के राशन में हिस्सा बटाने की उम्मीद में खुशी खुशी चले जाते हैं। गरज घर हो या दफ्तर, आने वालों का सिलसिला जारी रहता है। कोई बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लिए चला रहा है कि रिश्वत में मुअत्तल हो गया था, आप ना कहते तो बड़े साहब हरगिज ना बहाल करते।
कोई साहब आगरे का पेठा और दालमोट लिए चले आ रहे हैं कि आपकी मेहरबानी से होने वाले दामाद को नौकरी मिल गई, लड़की के हाथ पीले हो गए, आपकी कृपा से कल तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो जाऊंगा। कमाल तो यह है कि फांसी भी उम्र कैद में बदल गई। खूनी बाप का बेटा आइसक्रीम का धंधा करता है, इसलिए दुनिया भर में बांटने के लिए दर्जन भर ब्रेड भेंट चढ़ा गया। पड़ोसी के मोहल्ला छोड़कर भागने की खुशी में वो सिर्फ शुक्रिया अदा करके चला गया, मगर बाद में घर पे पता चला कि विलायती कपड़े का बेहतरीन थान महारानी पर चढ़ाकर हम तक पहुंचा था। अब महारानी खफा है कि दुनिया भर के फजूल लोग आपके पास आते हैं, आखिर कोई टेलर मास्टर क्यों नहीं आता? इस खुशखबरी के साथ के कुत्ते ने लड़की का पीछा करना छोड़ दिया है, वो एक अदद विलायती पिल्ला हमें थमा गए। गलत खबरें खवाने वाले आए तो बाछें खिली हुई थी और मूछें 2:10 बजा रही थी। बोले आपकी बड़ी मेहरबानी, किसी भी किस्म के स्मगल किए हुए माल की जरूरत हो बिला तकल्लुफ फरमाइएगा, नमूना मुफ्त पेश करूंगा। उनके जाने के बाद हमें मालूम हुआ कि वो सुई में तागा डालने वाली मशीन बीवी की नजर कर गए। हालांकि वो बिला मशीन के न सिर्फ तागा डाल सकती हैं बल्कि सी तक सकती हैं। गाढ़े पसीने वाले नहीं आए, बहुत से नहीं आते, मगर यकीन है कि जरूर उनका पसीना 2 नंबर की पकड़ धकड़ में पतला हो चुका होगा, वरना लदे फंदे आते। सेकंड क्लास में सफर करने वाले महाशय मेरी ख्याली सिफारिश से इतने शेर हो चुके हैं कि अब बेटिकट तक सफर करने पे तैयार हैं। मालूम नहीं जिन साहब का पासपोर्ट बनना था, जिनके पोते की 3rd क्लास कॉपी पे 1st क्लास नंबर मिलने थे, या जो साहब आदमियों के बजाय जानवरों का ठेका लेना चाहते थे, उन सब का क्या हश्र हुआ। इसी तरह घेरने वालों के ज्यादातर काम बन ही जाते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि ये हमेशा ऐसे ही लोगों को घेरती है जो उसके काम ना आते हों। शायद आप पूछ बैठें कि लोग आपको क्यों घेरे रहते हैं, तो मैं जवाब दूंगा कि बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं। मेरे पास सिर्फ इसीलिए लोग आते हैं कि मैं इनमें से किसी के भी काम नहीं आ सकता। यूं भी मैं हर कामयाब इंसान की तरह सिवाय अपने किसी के भी काम का नहीं, मगर मुझे यकीन है कि मेरे पास सिर्फ वही लोग आते हैं जिनका काम होने वाला होता है। अब आपके सामने आ रहे हैं शहर के लतीफा शाह KP सक्सेना। आपको अभी अभी गाड़ी से जयपुर जाना है, वहाँ मूर्ख सम्मेलन हो रहा है। महामूर्ख, मैं अपनी गलती ठीक कर रहा हूँ, सक्सेना साहब कह रहे हैं महामूर्ख सम्मेलन, तो शायद उसकी अध्यक्षता इन्हें मिल जाए। इस शुभकामना के साथ मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी रचना पेश करें। बात इतनी के बाद कुछ भी नहीं। गद्य और पद्य का एक मिला जुला दोशांदा पेश कर रहा हूँ, कृपया झेल जाइए। तो कहते हैं कि बेचारे श्री डैडी दफ्तर से मुअत्तल क्लर्क या पार्टी से निष्कासित किसी बाबूजी जैसे दुखी बैठे थे। कुछ मौसम का असर, कुछ अंदरूनी कैफियत का। नासिका रंध्रों से गाढ़ा तरल पदार्थ निष्कासित हो रहा था, जिसे वे रह रहकर अंगोछे में बटोर लेते थे। श्री बेबी अपने कमरे में खुशबुओं से लैस होकर गंज महातीर्थ की पवित्र यात्रा की तैयारियों में जुटा था। अपनी जुल्फों का छज्जा दर छज्जा ताजमहल महकाकर, बूटों की बिंदिया चमकाकर, गले में श्री कंठी डाले, तन पे झावड़ झोल धारे, छटाक छटाक कलमे बढ़ाए, नैनों पे गोगो चढ़ाए, जोगिन कन्याओं को लुभाता हुआ, दम मारो दम गाता हुआ कमरे से बाहर आया तो श्री डैडी को दुखी पाया। श्री बेबी उवाच, हे मेरे प्यारे पिता, क्यों जलाते हो मन में चिता? मूड क्यों उदास है? अरे इस बुढ़ापे में कौन सी प्यास है? कहो तो तुम्हें गंज घुमा लाऊं, रीता शम्मी पम्मी से मिलाऊं? तुझे दुखी देखना पाप है, काहे से कि तू मेरा बाप है। बोलो बोलो, हो ना? श्री डैडी ने नैनो और नासिका की मिश्रित जलधार पोंछी और बोले, मेरे चूजे तू मुझे पहचान न पाया, मेरे चूजे तू मुझे पहचान न पाया, दिल का दुख दर्द जान न पाया।
जब तू नहीं था तो आज के दिन हम होली मनाते थे। जब तू नहीं था तो आज के दिन हम होली मनाते थे, गुजिया और दही बड़े खाते थे। होली? आपने ये क्या नाम सुनाया? अपनी बुद्धि की बकसिया में कुछ भी ना आया। ये कौन सी गुलफाम है? क्या किसी हीरोइन का नाम है? श्री डैडी, नहीं मेरे आलू बुखारे, मेरे पत्थर की आंख के तारे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। नहीं मेरे आलू बुखारे, मेरी पत्थर की आंख के तारे। होली एक त्योहार था, गुलो गुलजार था। धड़म धड़म दमामे बजाते थे, चेहरों पर गुलाल लगाते थे, शुद्ध खोए की गुजिया खाते थे। श्री बेबी, यार डैडी पहेलियां ना बुझाओ, यार डैडी पहेलियां ना बुझाओ, खोया क्या होता है ये समझाओ। श्री डैडी, खोया एक ठोस रूप में छनता था, शुद्ध भैंस के दूध से बनता था। श्री बेबी, डैडी डियर ये दूध क्या होता था? डैडी डियर ये दूध क्या होता था? श्री डैडी, मेरे मुन्ने तेरी बुद्धि बड़ी भोली है, तूने सेपरेटा युग में आंख खोली है। होली एक यादगार थी, प्रिंस प्रहलाद की जय जयकार थी, उसके जालिम डैड की तबाही थी, प्रिंस ने सत्य पे जीत पाई थी। श्री बेबी, व्हाट नॉनसेंस, इतनी टीम टाम क्या जरूरी थी? क्या तब बजट की हर कमी पूरी थी? प्रिंस सस्ते में काम चला सकता था, 10-10 रुपए इंक्रीज डीए दिला सकता था। प्रिंस सस्ते में काम चला सकता था, 10-10 रुपए इंक्रीज डीए दिला सकता था। खैर मेरी बात पर ध्यान न दीजिए, होली के जलवे बयान कीजिए। श्री डैडी, मेरे चलगोजे, तब हम ढेरों मिठाइयाँ खाते थे, तब हम ढेरों मिठाइयाँ खाते थे, दाल मोठ और पापड़ उड़ाते थे, घर घर एक सालाना मौज मनती थी, ढेरों शक्कर और मेवा छनती थी। श्री बेबी, डैडी डियर ज्यादा पेपर की मत उड़ाओ, शक्कर क्या होती थी ये समझाओ। श्री डैडी, अबे बदकिस्मत, शक्कर गन्ने के रस से बनती थी, इसमें गुजिया और पड़कियां छनती थी। श्री बेबी, गन्ने की बात किताब से जानता हूं, पर शक्कर नहीं पहचानता हूं। श्री डैडी, मेरे करम कल्ले, मेरी बात मान ले, शक्कर मीठी होती थी ये जान ले। शक्कर हम पर शक कर बह गई, शक्कर हम पर शक कर बह गई, फीकी फीकी होली की याद रह गई। श्री बेबी, कहीं वो तो नहीं डैडी जो केमिस्टों के वहां दिखती है, 5-5 रुपए फी कैप्सूल बिकती है? कहीं वो तो नहीं जो केमिस्टों के वहां दिखती है, 5-5 रुपए फी कैप्सूल बिकती है? हाय तुम लोगों ने बोरा उड़ा दी, हमारे युग की बदिया बिठा दी। खैर तुम अपनी बात सुनाओ, होली की बेवकूफियां गिनाओ। श्री डैडी, हाय मेरे जिगरबंद, याद आती है, 8-8 आंसू रुलाती है, गुजिया कैसी मुचमुचाती थी, चिरौंजी और किशमिश महक महक जाती थी। श्री बेबी, हाय आप कैसे पचा लेते थे? आप कैसे पचा लेते थे? प्लास्टिक के मेवे खा लेते थे? श्री डैडी, मेरे बच्चे, तब ये मेवे असली हुआ करते थे, दिलो दिमाग में तरावट भरते थे। अब तो एक याद भी सो गई है, चिरौंजी प्लास्टिक की हो गई है। तब हम होलिका जलाते थे, गगनचुंबी शोले उठाते थे। श्री बेबी, खुश, नथिंग न्यू, ये काम पूरी साल करते हैं। हम तो ये काम पूरी साल करते हैं, पुराना जलाकर क्लास में नया फर्नीचर भरते हैं। खैर यार डैडी, कुछ और गप में सुनाओ, भांग की झोंक में सब कुछ कह जाओ। श्री डैडी, मेरे लाल, रंगों के गुब्बारे उड़ते थे, गोबरों के फुचाड़े तोड़ते थे, अबीर और गुलाल चलता था, हर खास आम गले मिलता था, छोकरों की टोली रंगबाजी पे मरती थी, छोकरियां छज्जों से नजारा करती थी। श्री बेबी, डैड धीरे बोलो।
डैड धीरे बोलो, क्या तब छोकरे उनसे डरते न थे? क्या तब छोकरे उनसे डरते न क्या तब छोकरे उनसे डरते न थे? हम तो निरे बेजान हैं, छोकरियों से परेशान हैं, दिल और फेफड़ा दुख दुखाता है, जनानी छेड़खानी से दिल घबराता है। कहो तो डैडी कल की सुनाऊं, कई लड़कों की किडनैपिंग की बात बताऊं? छोकरियां बकैती और छुरा, हम छोकरों का हाल बुरा, सरेआम गाली देती हैं, हमारी गली रुमाल छीन लेती हैं। श्री डैडी मेरे बटेरे, तू राशन कार्ड पर पानी पी रहा है, सन 2010 में जी रहा है। मैं तुझे पीछे ले जा रहा हूँ, सन 1975 की सुना रहा हूँ। श्री बेबी, ओह डैडी, अब वो होली कहाँ सो गई, रंगों की बौछार किधर खो गई? हम भी होली मनाएंगे, कैप्सूलों की शक्कर खाएंगे, आप बाजार से 1 तोला मैदा ले आए, मम्मी से कहें कि पानी में गुजिया पकाएं। श्री डैडी, क्यों करता है जी का जंजाल, जिद न कर मेरे लाल, मैं आज ही पुराना बक्सा खुलवाऊंगा, तुझे होली का म्यूजियम दिखाऊंगा। उसमें 35 साल पुरानी एक गुजिया पड़ी है, सन 75 की एक इलायची धरी है। इन्हें देखना, सूंघना और चख लेना, और फिर एहतियात से बक्से में रख लेना। फिर इन्हें तेरे बच्चे गुनेंगे, तुझसे होली की कहानी सुनेंगे। श्री बेबी, नहीं डैड, मैं गुजिया खाऊंगा वरना भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। बेबी की धरपटक बढ़ गई, डैड की चढ़ती भांग उतर गई, नजरों में रंगो गुलाल छा गए, वापस सन 75 में आ गए। आंखें खोली तो सब्जियों का त्यों धरा था, सामने एक नन्हा मुन्ना खड़ा था, गुजिया की जिद पर अड़ा था, डैड की गोद में पंजों के बल खड़ा था। मम्मी ने ताजी गुजिया दी, बेबी खुशी से उछला और भाग गया। मम्मी उवाच, क्यों जी, क्या सोच रहे हो, कौन सी धुन में खो रहे हो, होली के दिन ये नसूड़ापन, उफ ये मर्दों की जात क्या है, कुछ तो बोलो कि बात क्या है? बात ये है कि बात कुछ आपने सक्सेना साहब से कविता, गद्य और पद्य दोनों ही सुना। आज की भी बात सुनी और आज से कुछ बरस आगे की भी।
अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उर्मिल कुमार थपड़ियाल जी को। ये मजाक की बात गा के कहेंगे। बात इतनी सी है कि बात बात कुछ भी नहीं, बात इतनी सी है कि बात बात कुछ भी नहीं, बात की बात है बातों का भरोसा क्या है, बात तो बात है बातों से भी होता क्या है, बात से बात अगर बन सके तो कहना क्या, बगैर बात भला इस जहां में रहना क्या, बात में बात चली आई है तो कहता हूँ मैं इस जहान में बिन बात नहीं रहता हूँ, बात में बात न होने से बात बनती नहीं, बात कोई न हो तो जिंदगी कुछ जमती नहीं, तुम्हारे बिन तो मुझे याद थी कई बातें, तुम्हारे बिन तो मुझे याद थी कई बातें, अब आ गए हो तुम तो रहा याद कुछ भी नहीं, अब आ गए हो तुम तो रहा याद कुछ भी नहीं, बात इतनी सी है कि बात बात कुछ भी नहीं, और ये बिना बात समारोह बात वालों का, क्या बात है? ये बिना बात समारोह बात वालों का, फाड़कर साड़ियाँ कढ़े हुए रुमालों का, फाड़कर साड़ियाँ कढ़े हुए रुमालों का, बगैर घास के हम लोग चरेंगे बातें, बगैर बात यहाँ लोग करेंगे बातें, बगैर बात दिया सबको निमंत्रण ऐसा, बगैर बात किए सबको मिलेगा पैसा, बगैर घास के हम लोग चरेंगे बातें, बगैर बात किए हम करेंगे बातें, बगैर बात दिया सबको निमंत्रण वैसा, बगैर बात किए सबको मिलेगा पैसा, यही दुनिया है यहाँ यही बात चलती है, हर एक बात यहाँ बिना बात चलती है, क्योंकि बात कोई न हो तो फिर बवाल कैसे रहे, बवाल कुछ न रहे तो सवाल कैसे रहे, बात बिन बात हो बातों की खाल कैसे रहे, बात की बात से पैदा कमाल कैसे रहे, और तो छोड़िए कुछ रहे ना रहे लेकिन बगैर बात भला थपलियाल कैसे रहे, बात भला थपलियाल कैसे रहे, बात बिन बात हो बातों की खाल कैसे रहे, बात की बात से पैदा कमाल कैसे रहे, और तो छोड़िए कुछ रहे ना रहे लेकिन, तो हुआ रुखसत तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, हुआ रुखसत तो मेरे दोनों हाथ खाली थे, थोक में इश्क किए लगा हाथ कुछ भी नहीं, थोक में इश्क किए लगा हाथ कुछ भी नहीं, बात इतनी सी है कि बात बात कुछ भी नहीं, तो बातों बातों में हुई बात चल रही बातें, बात की बात है दिल में मचल रही बातें, बात की बात से ऐसे निकल रही बातें कि बिना हाथ बिना पैर चल रही बातें, किसी दिमाग में कब से टहल रही बातें, बगैर बात कोई उनको खल रही बातें, किसी के दिल में पतीले में जल रही बातें, किसी के इश्क को पापड़ सा तल रही बातें, किसी के दिल के पतीले में जल रही बातें, किसी के इश्क को पापड़ सा तल रही बातें, किसी के दिल को फूल सा मसल रही बातें, किसी के गाल पे गुलाल मल रही बातें, किसी के गाल पे गुलाल मल रही बातें, ये तो है इश्क चाहे जिससे करो जितना करो, ये तो है इश्क चाहे जिससे करो जितना करो, इसमें क्या बात अगर मुलाकात कुछ भी नहीं, इसमें क्या बात अगर मुलाकात कुछ भी नहीं, बात इतनी सी है कि बात बात कुछ भी नहीं, तो बातों बातों में एक बात याद आई है, बातों बातों में एक बात याद आई है, इसमें क्या बात अगर देर के बाद आई है, चलो आई तो सही याद भला जैसी है, हाँ तो वो बात मेरे इश्क की कुछ वैसी है, उसने हमसे कहा डैडी से जरा बात करो, इश्क तो हो गया शादी का सबक याद करो, करो हिम्मत जरा हाथों में न यूं हाथ धरो, करो हिम्मत जरा हाथों में न यूं हाथ धरो, जाओ डैडी के पास शादी की फरियाद करो, जाओ डैडी के पास। गुफ्तगू चल ही रही थी कि आ गए डैडी,
गुफ्तगू चल ही रही थी कि आ गए डैडी, इश्क के बाग में पतझड़ सा छा गए डैडी। गुफ्तगू चल ही रही थी कि आ गए डैडी, इश्क के बाग में पतझड़ सा छा गए डैडी। उसके डैडी ने हमसे पूछा जब क्या बात है बे, उसके डैडी ने हमसे पूछा जब क्या बात है बे। हमने धीरे से कहा जी कुछ भी नहीं। बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं। आज इस हास्य व्यंग्य कार्यक्रम में हमने सुनी अहमद जमाल पाशा और केपी सक्सेना से कुछ बातें, और कविता थी उर्मिल कुमार थपलियाल की। बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं। अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ R.N. नागर जी को। पढ़ाते विश्वविद्यालय में हैं और आते मथुरा की हवा छान के। जय जमुना मैया की। देखिए दोनों की मिलावट क्या है। भाई सच बात तो ये है कि मेरी बात इतनी है कि बात कुछ भी नहीं। इसलिए जब ये बात का शीर्षक पढ़ा तो मन चक्कर खाने लगा कि आखिर ये माजरा क्या है। बात इतनी की बात कुछ भी नहीं। भला ये भी कोई बात हुई? ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि कोई इस मुहावरे के बजाय कि तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहने लग जाए कि तू डाल डाल मैं पेड़ पेड़। और साथ ही लतीफा भी याद आया कि एक ने दूसरे से पूछा मिजाज आपके, दूसरे ने जवाब दिया दुआ आपकी, तो तीसरा बोला न इनके बाप की न उनके बाप की। लेकिन मेरी बात तब भी नहीं बनी। फिर जब ख्याल आया कि बात कुछ बनी नहीं तो मन ने और कुलाच भरी और दिमाग गालिब पर जा अटका कि हजरत कहीं गालिब पर तो रियाज नहीं फरमा रहे थे, क्योंकि शीर्षक भी कुछ मिसरा नुमा था। तो गालिब का शेर याद आया, बोझ वो सिर से गिरा के उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा के बनाए न बने। और वो शेर भी कि नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जो बात बनाए न बने। हजरत गालिब का जो भी तात्पर्य रहा हो, इससे तो ओले मेरे ही सिर पर पड़ रहे थे। बात तो अब भी न बनी, क्योंकि बात से बात न निकले तो बात ही क्या रही। मैं पेशे से मुदर्रिस, तर्क कुतर की आदत, और शीर्षक के अंत में शब्द बैठ गया लेकिन, अर्थात बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं लेकिन, और दिमाग दौड़ पड़ा परीक्षा पुस्तकों पर। आजकल विद्यार्थी गुरु के संबंध में यही सोचता है कि जब वो कक्षा में पढ़ाता है तो बात तो इतनी लेकिन बात कुछ भी नहीं, और गुरु जब परीक्षा पुस्तकों को देखता है तब उसे फिर ये ख्याल आता है कि बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं, कि क्रांति का इतिहास में बड़ा महत्व होता है। क्रांति न हो तो इतिहास न बने, क्रांति न हो तो इतिहास न बने, और इतिहास न बने तो बेचारे प्रोफेसर खाएं क्या। क्या बात है, क्या बात। एक शेख साहब थे, भारी भरकम, लहीम शहीम। उनकी बात सिर्फ इतनी थी कि उनके कपड़े मैले हो गए थे, यानी उनका झाबा और तहमत। धोबी बुलवाया, धोबी से पूछा भाई फी कपड़ा धुलाई कितनी। आप माफ करिएगा। पूछा भाई फी कपड़ा धुलाई कितनी। धोबी ने जवाब दिया सरकार 25 पैसे। शेख साहब ने फरमाया इन्हें धो लाओ। धोबी बोला हुजूर 1.5 रुपए होंगे। शेख साहब के तेवर कुछ गर्म हुए, कहने लगे फी कपड़ा 25 पैसे और पूरे पैसे तो 50 हुए, तुम 1.5 किस हिसाब से कह रहे हो।
धोबी ने उत्तर दिया, हुजूर फी कपड़ा तो 25 ही होते हैं, लेकिन तंबू कनात के 1.5 रुपए। वैसे लखनऊ के तेवर कुछ और ही होते हैं। यहाँ तो गेंदे में भी गुलाब की खुशबू आती है, और बात का नश्तर कुछ ऐसा लगता है कि बात छोटी सी होते हुए भी बिल्लौर की तरह चमक जाती है, और अगर बात का बतंगड़ हुआ तो पिच के गुब्बारे की तरह उसका छोटा रूप ले लेती है। एक थे हकीम साहब, बड़ी बड़ी दून के हाँकते थे। एक बार कहने लगे कि पता नहीं लोग क्यों डॉक्टरों के पास भागे जाते हैं, जब हमारी ही हिकमत में नायाब नायाब नुस्खे मौजूद हैं। कहने लगा कि एक मरीज आया मेरे पास, उसके दिमाग में नासूर हो गया था, तो जनाब जो मैंने उसे दवा दी तो यकीन मानिए कि मवाद बनकर सब निकल गया, उसका सिर भला चंगा। मेरे दोस्त को यह बात कैसे पचती। कहने लगे कि हकीम साहब आप वजह फरमाते हैं, आप तो जानते कि मैं भी होम्योपैथी करता हूं। मेरे पास एक लड़का आया छोटा, और वो रुपया निकल गया, वो मलका विक्टोरिया वाला रुपया। अब मैं सोचने लगा कि या अल्लाह क्या करूं, छोटा बच्चा और बड़ा रुपया। तो मैंने उसे लक्ष्मी का 30 दिया, तो यकीन मानिए कि 16 कन्नी बन के निकल आए। अब भला बताइए कि धोती में गांठ कस के बांध लेना भी कोई बड़ी बात हुई? ये तो आम बात होती है, छोटी सी। लेकिन ये बात छोटी भली क्यों हो, लेकिन उसने लाला उर्फ सेठ शिव प्रसाद की दुनिया ही बदल डाली। लाला शिव प्रसाद घर के खाते पीते अच्छे हैं। 5 बरस पहले वे शिव प्रसाद या लाला के नाम से संबोधित किए जाते थे। परचून की उनकी दुकान थी छोटी सी। पत्नी के सौभाग्य से कहिए या जन्मपत्री के जोर से विवाह के थोड़े समय बाद ही उनकी परचून की दुकान ने रंग बदल लिया। अब उस पर बोर्ड आ गया जनरल मर्चेंट्स एंड प्रोविजन स्टोर्स, और शिव प्रसाद अब लाला जी या सेठ जी कहलाने लगे। सेठ शिव प्रसाद को एक बार सपत्नीक ससुराल जाना पड़ा। वहां सेठ जी की साली भी थी। यूं तो भारतीय समाज में सालियों का रिश्ता विशेष रूप से मधुर माना जाता है, और सेठ जी की पत्नी थी भी वैसी जैसी कि एक साली को होना चाहिए, सुंदर, शोख और कमसिन। हाँ, ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी कि सेठ जी की ससुराल आगरे में थी। एक दिन लाला जी अपने ससुराली कमरे में विश्राम कर रहे थे। कार्यवश साली का कमरे में पदार्पण हुआ। लाला जी शिष्टाचारवश जो हड़बड़ाकर उठे तो उन्हें धोती दोनों हाथों से संभालनी पड़ी। साली ने फौरन ही चुटकी ली, जीजा जी गांठ कस के बांधा करिए, और वो फौरन भाग ली। दूसरे दिन तैराकी का मेला था। यह आगरे का विशिष्ट समारोह होता है। कभी यह बहुत शान बान से मनाया जाता था। आगरे के छोटे बड़े सभी तैराक जमुना जी पर इकट्ठा होते। तैराकी की प्रतियोगिता की समाप्ति पर सिकंदरा में जश्न तो अब कहाँ, मेला अब भी लगता है। आगरे आकर शिव प्रसाद ससुराल मेले जाते ही गए भी। घाट पहुंचने पर लाला जी के दोनों साले और उनकी इकलौती साली छपाछप यमुना जी में कूद पड़े और लगे तैरने। सेठ जी घाट पर ही बैठे बैठे ये मनोरम दृश्य निहारने लगे। इसी बीच सेठ जी की निगाह जो साली से मिली तो उन्हें ऐसा लगा कि आंखों आंखों में ही चुनौती दी जा रही है। कबूतरी गर्दन पर नरगिसी आंखों में बिल्लौरी चमक देखकर उन्हें बिजली का सा करंट लगा। उनकी मर्दानगी को धक्का लगा। उन्होंने देखा आप देखा न ताव, और छप से जमुना जी में कूद पड़े। फिर भगवान जाने क्या हुआ, या तो वो तैरना बाज भी जानते थे या धोती में उनके पांव उलझ गए, वो घबरा गए और लगे गोता खाने। पल भर में ही लेदे हो गई। उनकी पत्नी के सौभाग्य से या उनके दोनों सालों को परिस्थिति की गंभीरता समझ में आ गई, और वो झट से बगल में आ धोती पकड़ उन्हें किनारे ले आए। लाला जी हड़बड़ाहट में या जैसे भी बेहोश हो गए थे, और जब होश में आकर उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनकी साली एकटक व्यग्रता पूर्वक उनकी ओर निहार रही थी, और वे मुस्कुरा दिए। प्रत्युत्तर में सीपियों से 2 मोती ढुलक पड़े और कांपती वाणी में वो बोली, जीजा जी मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। शिव प्रसाद द्रवित हर्ष से बोले, अपराध कैसा मधु जी, आप ही के कारण तो मेरे प्राण बचे,
और फिर तफसील देते हुए बोले, अगर आपने उस दिन जो मुझे अमूल्य सीख न दी होती तो आज के दिन मेरी आत्मा तो परलोक में होती और साले साहब के हाथ में होती केवल धोती। मैं तब से गांठ कस के बांधता हूं और आपको तो बहुत ही अनुग्रहित हूं। जीजा जी के साली जी के कपोलों पर अरुणिमा नाच उठी, गर्दन लज्जा के बाहर से और झुक गई और हर्ष के दो मोती और ढुलक पड़े। और क्या अब भी आप बात कहिएगा कि बात इतनी सी और बात कुछ भी नहीं? नागर जी ने आपको आगरे का बहुत खूबसूरत किस्सा सुनाया। आगरे में अब भी यही मेले होते हैं तैराकी के। उस पर बंद सिर्फ यही है, मेले अब भी होते हैं लेकिन जमुना में पानी नहीं होता। पता नहीं लाला जी कहाँ तैरते होंगे और कहाँ डूबते होंगे। अब मैं रमई काका से आग्रह करूंगा कि वो आकर के आपको अपनी कविता सुनाए। बात अभिमन्यु के जन्म की है। जब उपजा अभिमन्यु आज का बड़ी जोर से रोया। पति ने पूछा प्रिय बात क्या, सुत ने धीरज खोया। पत्नी बोली जब पीड़ा से मुझे हुई हैरानी, तो माथा ठोक अभावों की थी तुमने कही कहानी। गुड़ घी तेल सोंठ चीनी की तुमने व्यथा सुनाई, अरे महंगाई की से गर्भ में तुमने कथा सुनाई। गुड़ घी तेल सोंठ चीनी की तुमने व्यथा सुनाई, महंगाई की से गर्भ में तुमने कथा सुनाई। तो भू पर आते कथा व्यथा की याद इसे हो आई, अरे चक्रव्यूह से अधिक जटिल लग रही इसे महंगाई। तो इतनी बात पिता ने सुनी तो उसने कहा अरे ऐसा कहाँ होता है, महंगाई में जन्म लेने पर लड़का आप रोता है। अरे महंगाई में लड़का नहीं लड़के का बाप रोता है। बात इतनी सी की बात कुछ नहीं। पुत्र जन्म में देर हुई तब पिता बहुत घबराए। पुत्र जन्म में देर हुई तब पिता बहुत घबराए। क्या कारण है पंडित जी से बात पूछने आए। पंडित जी ने गणना करके उन्हें बात बतलाई। बीत गए 10 मास न क्यों संतान धरा पर आई। तो हड़ताली नारा सुनकर गर्भस्थ पुत्र ऐठा है, अरे पेट के भीतर ही हड़ताल किए बैठा है। तो पंडित जी से सुनकर यह राज पिता हो गए नाराज। पत्नी से डांट कर कहा लड़का गर्भ में ही हड़ताली हो गया है। मैं इतना सीधा हूँ, लड़का कैसे बवाली हो गया है। पत्नी ने डरकर दुख से भरकर कहा बात इतनी सी की बात कुछ नहीं है। बात शादी के पहले की और शादी के बाद की। शादी के प्रथम मन गेंद सा उछलता था। शादी के प्रथम मन गेंद सा उछलता था और गिल्ली जैसा पिट रहा अब मन क्षोभी का। पहले उदार था उड़ाता गुलछर्रे खूब, अब पाठ करता हूँ कृपण का लोभी का। पहले तो लॉन्ड्री से ही कपड़े धुलाता रहा, अब घर में ही करता हूँ काम धोबी का। पहले तो लॉन्ड्री से ही कपड़े धुलाता रहा, अब घर में ही करता हूँ काम धोबी का। पहले गुलाब के खरीदता था फूल, अब देता हूँ खरीद कर उन्हें फूल गोभी का। मेरा अनुरोध है कि चौबे जी और चतुर्वेदी जी और हास्य अवतार सुरेंद्र चतुर्वेदी। तो हास्य में तो सुरेंद्र नहीं। फागुन का महीना है, आम के बगीचे बौरा गए हैं। बात यहीं रुक जाती तो बहुत अच्छा होता है। क्या मुझे तो लग रहा है कि हर खासो आम बौरा गया। जादू उसी को कहते हैं जो सर पे चढ़ के बोलता है। यकीन मानिए मौसम सर पे चढ़ गया है।
लोगों के कपड़े उतरवा दिए हैं इसने। भांग और अफीम खाने से हर मौसम में नशा हो जाता है। फागुन का मौसम तो भाईजान ऐसा है कि महज हवा खाने से आदमी मतवाला हो जाता है। मौसम रेडियो वालों के भी सर पे चढ़ गया। खुद आधी बात कहते हैं और कहते हैं पूरा लेक्चर दो, पूरी टॉक दो। पेशे से मैं पत्रकार जरूर हूं, लेकिन शायरी वायरी में थोड़ा सा दखल रखता हूं, इसीलिए इस बात को पूरी कर रहा हूं। कहने सुनने की हैं लाखों बातें, बात इतनी है बात कुछ भी नहीं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये कुछ भी नहीं क्या है, यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हजारों बार आपने कहा होगा कुछ भी नहीं, और शायद 10,000 बार सुना होगा कुछ भी नहीं। आपने ये सोचा क्यों नहीं कि कुछ भी नहीं क्या है? कुछ भी नहीं से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। उन दिनों मैं दर्जा 7 में पढ़ता था। पड़ोस में दत्ता बाबू रहते थे। उनकी बहू को हम लोग सुंदरी भाभी कहते थे। एक दिन मैंने अपनी इसी भाभी को खिड़की पर सिसकियां भरते हुए देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैंने सहम कर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने फौरन अपनी आंखें पोंछ ली, मेरे गाल थपथपाए और कहा, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं शायद आंसुओं से ज्यादा करुण था। उस कुछ भी नहीं ने उस दिन मुझे बहुत रुलाया था। मैं फिल्मी प्रोड्यूसर नहीं हूं जो आपको जबरदस्ती दुख की दास्तान सुन के रुलाना चाहूं, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि शब्द किस तरह जिंदगी के रास्ते से आते हैं और फिर जाकर के दिल में बस जाते हैं और बहुत दिनों तक बसे रहते हैं। कभी आपने किसी मन ही मन गुनगुनाती हुई नाज़नी को देखा है? उल्लास से भरी हुई या इश्क में भीगी हुई किसी की याद में, और कभी उससे पूछा है क्या गा रही हो? कहेगी कुछ भी नहीं। आपने कभी खेलने के लिए जाते हुए बच्चे को पकड़ा, कहा है कहां जा रहे हो? कहेगा कहीं भी नहीं। और किसी मिठाई खाते हुए आदमी से कभी पूछा है क्या खा रहे हो? कहेगा कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कह दिया वो बात हो गई, और जो सह लिया वो कुछ भी नहीं। आप कहेंगे कि सहने के बाद कह दिया जाए तो मैं कहूंगा भाईजान वो कविता है, बात नहीं। आप कहेंगे कि जो सह लिया जाए और कह दिया जाए वो क्या है? मैं कहूंगा वो बात जरूर है, लेकिन वो कविता है बात से जरा थोड़ी और ऊंची। बातें भाईजान सिर्फ 2 तरह की होती हैं। एक मतलब की बात, वो अक्लमंद करते हैं। फायदे की बात, मतलब की बात अक्लमंद करते हैं। और दूसरी बात बेमतलब की, वो हम सब लोग करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लोग क्या हैं। ऐसे ही बेमतलब की बातों में मुझे एक घटना बार बार याद आती है। मैं सड़क से घर जा रहा था। आवाजों से भरा हुआ चौराहा, खूबसूरत चश्मा लगाए हुए एक नौजवान साइकिल पर, होली का सामान उसके हाथ में, 4थी मंजिल से आता हुआ एक गुब्बारा पानी का। उसकी गंजी चांद पर फूट गया। मुझे ऐसा लगा कि उसका मुस्तकबिल भी टूट गया। जब उसने सर उठाया तो हैंडल हाथ में था, बिखरा हुआ सामान सड़क पे, सामने एक बड़े से नेता की तस्वीर थी जिसमें लिखा था आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में।
मुझे बड़ी परेशानी हुई। मेरी नजर में उसकी बीवी बेलन लिए घूमने लगी। उसके बच्चे होली के सामान के लिए चिल्लाते, उसे पकड़ते दिखाई देने लगे और मुझे साफ दिखा कि उसका मुस्तकबिल बिखर चुका है, सड़क पर फैल चुका है। लेकिन इसके बाद भी मुझे रोना नहीं आया, मुझे हंसी आ गई। मैं बड़े जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी के रोके नहीं रुकती। और उस बेचारे ने गुब्बारे फेंकने वालों को गाली न दी, मुझे देने लगा। और उस बेचारे ने गुब्बारे वाले को गाली न दी, वो गाली मुझे देने लगा। मैं 2 कदम आगे बढ़ा, एक अधनंगे बच्चे ने पानी का गुब्बारा मेरे ऊपर मार दिया। मुझे बार बार अपनी एक विलायती दोस्त याद आ जाती है। उनका नाम था मोरियाना, जर्मन लड़की। मैंने उसे अपने एक हिंदुस्तानी दोस्त से मिला दिया था, उसका नाम था रमेश। 1.5 घंटे बात करने के बाद वो दौड़ी हुई मेरे पास आई और बोली, तुम्हारा दोस्त निहायत चुगत। मैंने कहा क्या बात हुई? बोला 1.5 घंटे से मुझे समझा रहा है कि मोरियाना तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत। मैंने कहा आखिर इसमें बुराई क्या है? एकदम गुस्से से बिफरती हुई वो बोली, ये बात मुझे माँ ने उस वक्त बताई थी जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। इतनी सी बात के ऊपर 1.5 घंटा खराब करना उसे अच्छा नहीं लगा था। आपने देखा होगा हर अखबार के होली अंक निकल चुके और होली आने में अभी देर। पता नहीं कैसे हैं वो लोग जो होली के पहले ही होली मना लेते हैं, होली के मजाक कर लेते हैं, रंग फेंक देते हैं, रंग लिख देते हैं और चर्चाएं हो जाती हैं, गोष्ठियां हो जाती हैं, अखबार निकल जाते हैं। ये कुछ ऐसे ही लगता है जैसे गीतकारों को संपादकों ने तबाह कर दिया है, अब वो हास्य वालों को तबाह करने पर लगे। जून में फरमाइश है बरसात का एक गीत लिखता है, हमें शिमला का अंक छापना, वो प्रेस में जा चुका है। इसी तरह से अब आप कहते हैं हमें होली के मजाक सुनाओ और अभी होली आई नहीं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप कहें कि होली है, मैं नहीं मानूंगा। कल मेरा टेलीफोन भगवान से फंस गया था। उसने भी मुझसे आखिरी बार यही कहा था, बुरा मत मानना होली है। पहले मैंने टेलीफोन उठाया, बोला मैं भगवान बोल रहा हूं, वहां रल्ला सिंह है। मैंने कहा रल्ला सिंह यहां नहीं रहते। टेलीफोन रख दिया। उसके बाद फिर वही घंटी। बोले अरे भाई अब तुमसे मिल गया, चलो तुम ही से बात करना। मैंने कहा क्या बात करना चाहते हैं आप? बोले अरे भाई तुम्हें कुछ भी नहीं मांगना मुझसे, तुम्हें कोई चीज नहीं चाहिए। मैंने कहा अरे भगवान, क्या तेरे यहां मांगने वाले सब मर गए? मैंने सुना तेरे यहां बड़ा लंबा क्यों लगा हुआ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया मैं इसे इस तरह से धमका रहा हूं कहीं मेरी धर्मपरायण बीवी बुरा न मान जाए। मैंने जोर से कहा सुन रही हो बेगम, भगवान का टेलीफोन है, अगर कुछ मांगना हो तो मांग लो। कहने लगी कोई सौदा होगा। अरे कोई सौदा होगा, ये आजकल यही कर रहे हैं, सुबह से टेलीफोन फंसा के बैठ जाते। बीबी की बात सुनकर के मैं टेलीफोन पे आया। मैंने कहा हे भगवान, अगर तुझे कुछ करना ही है तो मेरा टेलीफोन क्यों फंसाता है? अरे फागुन का मौसम है, अच्छा है कोई भाभी फंसा ले। खुदा के वास्ते मेरा टेलीफोन छोड़ दे, मुझे अपने दोस्तों से बात करनी। खुदा बहुत शरीफ आदमी थे, बोले कि ठीक है बेटे ऐसा ही होगा। टेलीफोन छोड़ के चले गए।
दोस्तों की घंटियां बजने लगी। बीवी पूछने लगी क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं जरा बाहर जा रहा हूं। बहुत परेशान था। भगवान का टेलीफोन आया और मैं उनसे कुछ कह भी न सका। घूमते घूमते आधी रात हो गई। जब मैं लौट रहा था तो करीब 2 बज रहे थे। मोहल्ले में एक चौकीदार रोता हुआ आया, कहने लगा मुझे अर्जन सिंह ने बहुत मारा। अरे मैंने कहा बहुत ज्यादती की बात। मैं फौरन उसे लेके अर्जन सिंह के पास गया। होली के नशे में दुत्त वो बैठा हुआ था। मैंने कहा तूने इसे क्यों मारा? बोले मारा। मैंने कहा भाई क्यों मारा? बोले क्या वजह है? मैंने कहा 2। बोले इसीलिए मारा कि 2 बजा। मैंने कहा अरे भाई ये भी कोई बात हुई, 2 बजे क्यों मारा? बोले रात के 2 बजे हैं और कहता जागते रहो। अरे बाबूजी आप ही बताइए ये सोने का वक्त है या जागने का? मैंने कहा वक्त तो सोने का है, लेकिन क्यों जाग रहे हो? बोले हम जाग रहे हैं अपने मन से, ये क्यों कहता? भाई इसको हम तनख्वाह इसलिए देते हैं कि हमको जगाता रहे। तनख्वाह इसे इस बात की देते हैं कि ये जागता रहे। इस माहौल से जब निकल के आया तो मैंने फिर घर का दरवाजा खटखटाया। फिर बीवी ने वही पूछा कहाँ बिता दी सारी रात? क्या बात है, क्यों आवाराओं की तरह घूमते? मैंने कहा सच बात ये है, बात कुछ भी नहीं। बात इतनी कि बात कुछ भी नहीं। आज हमने सुनी बातें R.N. नागर और सुरेंद्र चतुर्वेदी से, और कविता थी रमाई काका की। ये आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की भेंट थी। विविध भारती से इसका प्रसारण वर्ष 1977 में हुआ था। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साला यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।